देखने में आ रहा है कि महिलाएं वोटिंग के मुद्दे बता नहीं पा रहे, उनके बच्चे बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना या हैट्रिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल भरा होगा। धार्मिक मुद्दे, जातिगत मुद्दे, उसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो इस चरण में बहुत हावी रहने वाले हैं। तो दोनों चुनाव जो चल रहे हैं अपनी अलग अलग रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि जब कमांडर मैदान में होता है तो और लोग थोड़ा जोश में तो आ ही जाते हैं। उसका बहुत हमें नहीं लगता कि इस चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा कि अगर बीजेपी यहाँ बहुत अच्छी सफलता पाएगी तो योगी बाबा हटाए जा सकते हैं। यूपी सहित पूरे भारत में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। सोमवार को चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये वह सीटें जिन पर 2014 और 19 में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ये वह भी सीटें हैं जो मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती हैं, यादव लैंड की हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या है चुनावी समीकरण, किस ओर है चुनावी तपिश और क्या है चुनावी माहौल। पिछले चरणों के मुकाबले ये चौथा चरण अलग कैसे है, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता है सजग, किन मुद्दों को लेकर प्रमुखता से करने जा रही है मतदान, इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमर उजाला टीम से हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे है। सर, इस बार चौथे चरण का चुनाव बाकी चरणों से अलग कैसे होने जा रहा है? धन्यवाद गौरी। देखिए, 13 मई को 13 सीटों के लिए चुनाव है और 13 का आंकड़ा भारतीय राजनीति में हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। चाहे 13 महीनों की सरकार रही हो या 13 दिन की सरकार रही हो, इस पर निगाह सबकी रहती है। पिछले चुनाव में हम देखें कि इस 13 के आंकड़े को भाजपा ने इतना पुख्ता कर दिया कि अब उसे पार पाने के लिए सभी दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पिछले चरणों की जो हवा चली उसको बदलने के लिए, उसको अपने फेवर में करने के लिए सभी दलों ने इस चरण में अपनी पूरी ताकत लगाई है। जैसा कि अभी आप गौरी बता रही थी कि ये अपनी अपनी प्रतिष्ठा की भी सीटें यहाँ इस चरण में हैं। चाहे कन्नौज की सीट हो, चाहे लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड की आंच हो, सभी के लिए चुनौती है। और धार्मिक मुद्दे, जातिगत मुद्दे, उसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो इस चरण में बहुत हावी रहने वाले हैं। इसका लाभ किसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसकी तस्वीर धीरे धीरे आज शाम से और कल शाम तक साफ हो जाएगी। गौर जी, अगला सवाल सर आपसे है। सर, बीजेपी का जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा है उन सीटों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? गौरी, ये देखना होगा कि आज मैं सुबह अखबार देख रहा था कि इस 13 में से 13 सीटें सभी भाजपा के पास हैं। उसमें से भी 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे भाजपा हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। तो ये है कि धीरे धीरे जब चुनाव आगे बढ़ रहा है तो मुद्दे भी आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दे डाइवर्ट भी हो रहे हैं, मुद्दे आ रहे हैं और चले भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस 13 सीटों पर ये मुद्दे भी हावी दिख रहे हैं। प्लस पिछले बार की अपेक्षा इस बार मैदान में कुछ प्रत्याशी भी बदले हैं जो भाजपा के लिए कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कन्नौज से खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना या हैट्रिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल भरा होगा। चलिए, धन्यवाद सर। आगे के सवाल जवाब के लिए हमारे साथ हमारे अमर उजाला टीम से सहयोगी रोहित जी अगला सवाल करेंगे। सर सुधीर जी, सीधा पॉइंटेड सवाल है कि ये 13 बीजेपी को फिर से आ रही हैं या इनमें से वो कुछ गंवा सकती है? देखिए, पिछली बार की तुलना में रोहित इस बार देखेंगे चुनाव में तो पिछली बार अखिलेश इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इस बार अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बगल की सीट से उनकी पत्नी डिम्पल हैं। तो अखिलेश के खुद मैदान में उतरने से चुनाव इस चरण का बहुत ही रोचक हो गया है। तो ये कहना जो है ठीक नहीं होगा कि बहुत भाजपा के लिए आसान है। अखिलेश इस चुनाव को अंतिम समय पर उन्होंने पर्चा भरा। अखिलेश के आने से इस चुनाव में क्या जो यादव लैंड कही जाती है वो वहाँ पर बीजेपी अपनी पुरानी सीटें गंवा रही है?
देखिए रोहित, ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन गंवा रहा है, कौन हासिल कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज से जो मैदान में उतरे हैं, आसपास की सीटों पर इस पर इंडिया गठबंधन और सपा के जो भी प्रत्याशी हैं उनका टेम्पो कहना चाहिए थोड़ा हाई तो हुआ है, क्योंकि जब कमांडर मैदान में होता है तो और लोग थोड़ा जोश में तो आ ही जाते हैं। किस तरह से पूरे देश में जिस तरह से चुनाव के बारे में, जैसे चुनाव शुरू हुआ था, जिस पिच में जिस टोन में बीजेपी ने चुनाव शुरू किया था, चौथा चरण आते आते वो पिच और टोन में क्या बदलाव है? रोहित जी, टोन में बहुत बदलाव हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले चरण के चुनाव से जो एक बदलाव की बयार विपक्ष को महसूस हुई, कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो चर्चा है वो ये सामने आई कि अखिलेश यादव ने मजबूती के साथ उस चरण के बाद ही मैदान में ताल ठोकी। ठीक है, ये जो चुनाव है इसमें कोई वेव आप जमीन पर देखते हैं या ये चुनाव बिना किसी वेव का चुनाव है? रोहित जी, मैं जो देख पाया हूँ, मैं फील्ड में भी गया और वैसे भी देख रहा हूँ, पिछले चुनावों की जैसे इस चुनाव में वेव कोई नहीं कह रहा, कोई पार्टी इसको खुद भी नहीं स्वीकार कर रही कि किसी के पक्ष में वेव है। चुनाव थोड़ा सा पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार बदला हुआ है। कहीं कुछ मुद्दे हावी हैं, कहीं जातियाँ हावी हैं, तो कहीं प्रत्याशी हावी हैं। क्या इस फेज में प्रत्याशियों के खिलाफ एक किस्म की नाराजगी आपको दिखी? अभी मैं कई सीटों पे गया था, जैसे गोंडा गया था, कैसरगंज गया था, बाराबंकी गया था। हर जगह जो प्रत्याशी लगातार दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है। लोग खुल के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब लोग नहीं हैं, बोल रहे हैं। लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, लोग उनके 5 साल के कार्यों का आकलन कर रहे हैं और वो कितनी बार क्षेत्र में आया और क्या विकास किया, इसका भी लेखा जोखा अब जनता रख रही है। जी, चुनाव में दोनों पार्टियां बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों अपना अपना नैरेटिव बनाते हैं। ज़मीन पर आपको नैरेटिव किस तरह के दिखें या कोई नैरेटिव है ही नहीं, जनता सिर्फ अपने मुद्दों पर वोट कर रही है? नहीं, ऐसा रोहित जी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नैरेटिव नहीं है। कुछ नैरेटिव ऐसे हैं जो बहुत असरकारी हैं और आप देखिए बड़े बड़े नेता भी उन पर बोल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था का जो नैरेटिव बना है कि हम बहुत आराम से रात के 2 बजे भी कहीं भी आ जा सकते हैं, काम से अपने घर पर आ सकते हैं, ये नैरेटिव बना है और जिसका फ़ायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं संविधान है, रोजगार है, बेरोजगारी है, आरक्षण है, ये इस तरह के मुद्दे, इनको लेकर जो नैरेटिव बना है जनता के बीच में, उसमें हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान भाजपा को सीधे हो रहा है। आरक्षण खत्म होने की बात या जाति जनगणना की बात क्या जनता के बीच इस चुनावों में असर डालने जा रही है? देखिए, असर कितना डालेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसकी चर्चा जोरों से है जनता के बीच। कहीं बिरादरियों की लामबंदी का आधार ही ये है, कहीं जातिगत गुणाभाग का सार यही है, संविधान प्लस आरक्षण। तो इसका असर तो पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकती है भाजपा। दूसरा, इस चरण में सबसे अहम बात यह है कि भाजपा के पास ही सब कुछ है पिछले चुनाव में, उसी के लिए चुनौती है। विपक्ष के पास इस 13 सीटों में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो सरप्लस है जो भी जीतेगा। तो भाजपा के साथ ये चुनौती है भाजपा के लिए कि वो अपनी 13 सीटों को कैसे बांध कर रखे, कैसे जीते रखे। बसपा इन चुनावों में इन 13 सीटों में किस तरह का असर डालने जा रही है? बसपा ने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुछ जगह पे प्रत्याशी बदलना, आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटाना, पूरी की पूरी चुनाव की कमान सिर्फ और सिर्फ मायावती के हाथ में होना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा असर डाल रहा है, क्योंकि अकेली मायावती हर सीट तक, हर जगह तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो कैंडिडेट व्यक्तिगत रूप से ही अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहा है, बहुत ज़मीनी स्तर पर चुनाव चल रहा है। माहौल बनाने का लिए मायावती का उन क्षेत्रों में जाना शायद ज़रूरी होगा। हम प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, लखनऊ का चुनाव या लखनऊ से सटी रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज में चुनाव जो है नेक्स्ट फेज पे है। लखनऊ का वोटर अभी किस मिजाज में है? देखिए, लखनऊ का जो चुनाव चल रहा है इस समय, लखनऊ और मोहनलालगंज 2 सीट हैं यहाँ संसदीय सीट।
दोनों अहम है इस मामले में कि दोनों जगह हमारे मंत्री हैं, एक जगह रक्षा मंत्री हैं, एक जगह शहरी विकास राज्य मंत्री हैं। पिछले चुनावों में जो देखा गया कि लखनऊ की सीट बराबर भाजपा के पक्ष उसमें कब्जे में रही है, वहीं मोहनलालगंज सीट बदलती रही है। पिछले 2 चुनाव से ये भाजपा के पास है, इससे पहले सपा के पास थी, इससे पहले कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करता था। तो दोनों चुनाव जो चल रहे हैं अपनी अलग अलग रफ्तार से चल रहे हैं। आपने पहले और दूसरे फेज की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आप जहां पर तीसरे फेज में चुनाव हो रहे हैं वहां भी गए हैं, चौथे फेज पे भी गए हैं। आपको पहले फेज से लेकर चौथे फेज तक ज़मीन में क्या बदला नज़र आया? मुद्दे बदले हैं रोहित जी। कुछ कुछ मुद्दों की जो था है वो लेने के बाद पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू की, लेकिन मुझे एक बड़ा मुद्दा जो जातिगत समीकरण को बहुत प्रभावित कर रहा है वो नज़र आया पहले फेज से अब इस फेज तक। एक मुद्दा चला है, एक जुमला चला है, या एक जो भी नारा चला है, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी। अब ये राजवंशों ने जो भ्रकुटी तानी है उसको ठीक करने के लिए, मान मनोबल के लिए भाजपा को उस चरण से लेकर इस चरण तक एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। एक तरह के राजनीतिक जुमलेबाजी का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया कि अगर मोदी तीसरी बार बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो प्रदेश में योगी को हटा देंगे। इसके किस तरह के राजनीतिक नफे नुकसान आपको इस चरण में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल ही नहीं, इससे पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है। और ऐसा है कि पहली बार ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, केजरीवाल पहले भी उठाते रहे हैं। 2022 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था, तो उसका बहुत, हमें नहीं लगता कि इस चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। यही सवाल आपसे भी है कि जो भी नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है उस पर विपक्ष के, इस पर सत्ता पक्ष क्या आपको फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए, केजरीवाल ने जो कहा, हम देखें कि सेम डे, यानी कल उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, 75 साल के हो जाएंगे, और शाम आने आने तक जो है अमित शाह को उस पर बोलना पड़ा। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि मुद्दा पब्लिक के बीच असर नहीं कर रहा है। अगर असर नहीं कर रहा होता तो अमित शाह उस पर जवाब नहीं देते। और जहाँ तक रहा मोदी, इनको योगी जी को 2 महीने के अंदर उन्हें हटाने की बात कही है। देखिए, हटाएंगे नहीं हटाएंगे, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी की अंदरूनी समीकरण है। जाहिर बात है, बीजेपी बहुत ही एक प्रोफेशनल पार्टी है, वो नफा नुकसान देखेगी। अगर योगी जी से फायदा होगा तो उनको रखेगी, फायदा नहीं होगा तो आपने और मुख्यमंत्रियों को देखा, ये उनका आंतरिक मामला है, कर निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि केजरीवाल ने जो ये बात कही, ये उनके कहने से काफी समय पहले यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत आम चर्चा है कि अगर बीजेपी यहां बहुत अच्छी सफलता पाएगी तो योगी बाबा हटाए जा सकते हैं। अखिलेश का इन चुनावों में सक्रिय होकर, अखिलेश यूपी की विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा से ताल ठोकने का फैसला किया, अंतिम समय पर फैसला किया। इस फैसले का उस पूरी बेल्ट में जहां पर आज चुनाव होना है या जहां पर 20 मई को चुनाव होना है, इस पे कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए रोहित जी, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाजपा और सपा, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन सब की रणनीति रहती है कि पहले सामने वाले का प्रत्याशी आ जाए तो फिर जातिगत समीकरण देखते हुए हम अपना प्रत्याशी मैदान में उतारें। दोनों दल ये कोशिश करते हैं। कई जगह इसकी वजह से जो है वो टिकट घोषित होने में देरी हो जाती है और ये इनकी रणनीति है। कन्नौज में अखिलेश यादव उतरे, बहुत पहले से ये तय था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे और उसका एकमात्र कारण सिर्फ ये था, वह नहीं चाहते थे कि बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने का या पर्याप्त तैयारी का उसके अनुसार उनको समय प्रतिद्वंदी को दिया जाए। और संभवतः कई सीटों पर बीजेपी ने भी ऐसा किया है। बीजेपी ने करीब 13 सीटों में वही उम्मीदवार उतारे हैं। इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों में किस तरह का बदलाव दिखा और उन उम्मीदवारों को लेकर जमीन में किस तरह की लहर या खिलाफत दिखी? अमित जी, रोहित जी, अभी पहले भी मैं बात कर चुका था कि कहीं भी लहर किसी भी, न सिर्फ भाजपा की मैं बात नहीं करूंगा, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कहीं भी लहर जैसी चीज़ नहीं है। सभी जगह कहीं ना कहीं प्रत्याशी देने में भी पार्टियों ने वहाँ की क्षेत्रीय स्थिति, वहाँ की जातिगत स्थिति को ध्यान में रख करके अपने प्रत्याशी दिए हैं और वही प्रत्याशी मैदान में उसी स्थिति के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ एक वीआईपी सीट है।
इस बार पिछले 3 बार की तरह इस बार भी राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव उनके लिए कंफर्टेबल तरीके से है या अलायंस उनके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, कर रहा है? देखिए, चुनाव तो कभी कोई आसान नहीं होता है। भले 3 बार से ये भाजपा के पास सीट रही है, लेकिन ये बात सही है कि इस सीट पे इस बार जो इनका उम्मीदवार है सपा का, इस समय विधायक भी यहाँ लखनऊ शहर से हैं। दूसरी बात है, 1/3 वोटर जो है शहर के अंदर वो मुस्लिम हैं। कहीं ना कहीं ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मुस्लिम वोटर एक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। एक साथ 1/3 इनको वोट मिल जाता है। इसके बाद में तो लड़ाई कहीं से आसान नहीं है। भले ये कह सकते हैं कि हाँ हम हर बार जीतते रहे हैं, तो उतनी लड़ाई आसान इस बार भी है नहीं। 13 मई के बाद 20 मई को वोट पड़ने हैं। 20 मई को तमाम सारी वीआईपी सीटों में वोट पड़ने हैं, जिसमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ के साथ अयोध्या की भी सीट शामिल है। क्या अयोध्या में राम मंदिर का मसला इस फेज को प्रभावित करने जा रहा है? रोहित जी, केवल इस फेज को नहीं, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनने का जो भाजपा ने जिसको पूरा माइलेज लेने की कोशिश की, ये मुद्दा पहले चरण से शुरू हुआ। और ये तो अमेठी अवध क्षेत्र, चाहे ये अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो, पूरा अवध क्षेत्र इसको बहुत प्रभावित करता है। इस मुद्दे को, इसमें इसका असर जरूर आएगा। रणनीतिकारों ने किस रणनीति के तहत इसको पेश किया, इसका असर बाद में दिखेगा, लेकिन ये मुद्दा बड़ा रहेगा। अमेठी और रायबरेली की लड़ाई का मंच सज चुका है। अभी आपको चुनाव ये किस रूप में दिख रहा है? रोहित जी, जैसे मैंने बताया कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यानी पश्चिम से पूरब या मध्य की ओर आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव रोमांचक भी हो रहा है और राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा परक भी हो रहा है। चौथे चरण में सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में है, तो 5वें चरण में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी मैदान में हैं। प्रियंका गांधी भले चुनाव मैदान में ना हो, लेकिन उन्होंने बरेली और अमेठी को पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर रखा है। तो अब भाजपा भी इन क्षेत्रों में पूरे तरीके से मैदान में उतरी हुई है। सपा कांग्रेस का जो अलायंस है वो क्या जमीन पर वर्क करता दिख रहा है? क्या दोनों कार्यकर्ता एक साथ लगकर दोनों पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, सपा और कांग्रेस ये दोनों मास बेस पार्टी कही जाती हैं, कैडर बेस नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं देखते कि कहीं भी जो है इन दोनों की कमेटियां जो है एक साथ मूव कर रही हो। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जा सकती हैं, दिख सकती है, वो अपवाद होगा, लेकिन क्योंकि इनके पास नीचे ऐसा सांगठनिक ढांचा नहीं है, ऐसे डिवोटेड कैडर नहीं है, ऐसा डिवोटेड प्रोग्राम भी मुझे लगता है नहीं होता है। वो तो सब प्रत्याशी के उस पर रहता है। और अखिलेश यादव या जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या और कांग्रेस के नेता या सपा के नेता, सपा के नेता तो खैर अखिलेश यादव के अलावा और कोई ज़्यादा ऐसा प्रचार करते हुए फिलहाल बड़ी सभाएं करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये लोग जो है इंडिया गठबंधन जो हम कहें, वो इंडिया गठबंधन जमीन पर कोई बहुत मजबूती या बहुत ही कमेटी के साथ या कैडर के साथ जो है चुनाव लड़ रहा है, ऐसा हमको इन कहीं सीटों पर उस तरह का हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी है कि चूँकि ये मास बेस पार्टियां हैं, जनता आधारित पार्टियां हैं, और तमाम जगहों पर इनके प्रत्याशी जो हैं वो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। अगर जो आंकड़े मेरे सामने हैं तो हम देखें, खीरी में विपक्ष कड़ी चुनौती दे रहा है, धौरहरा में बहुत ही अच्छी चुनौती दे रहा है। इसी तरह से हम देखें, फर्रुखाबाद में इन्होंने टिकट बदला है, वहाँ कुशवाहा जाति के नेता को टिकट दिया है। फर्रुखाबाद में जीतेगा हारेगा एक अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं कहीं कहीं अच्छा दिख रहा है और कहीं कहीं दोनों के बीच में उस तरह की भागीदारी नहीं दिख रही है। देखिए, ये बात रोहित जी एकदम बहुत साफ है। हम चुनाव आयोग के नियमों के दायरे से बंधे हैं, इसलिए अपनी बातें उस सीमा में ही कहेंगे। ये चौथा चरण एकमात्र ऐसा चरण है, जैसे पहले जो साथी बोले उन्होंने भी कहा कि ये पहला चरण है जहां विपक्ष को एकदम ब्रेक मिला। इनमें से 13 सीटों में से एक भी नहीं मिला। इससे पहले के 3 चरणों में विपक्ष का खाता खुलता रहा। इस चुनाव में महिलाओं के कुछ अलग मुद्दे दिखे। इस चुनाव में युवाओं के कॉलेज जो लड़के जा रहे हैं, जो लड़के नौकरी खोज रहे हैं, जो पेपर लीक से परेशान हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं आ रही हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, इनका क्या कुछ ज़मीन पर असर पड़ा? इस बारे में हमारे साथी रिपोर्टर गौरी, जो लोग फील्ड पे गए हैं, उनसे बात करेंगे। पेपर लीक मामले पर सर क्या युवा जमीन पर बोलता, सवाल करता दिखाई दिया? युवा निराश है, इस बात से नाराज भी है
कि एग्ज़ाम होते हैं, लीक हो जाता है पेपर, उसके बाद कैंसिल हो जाता है, युवा फिर से नए एग्ज़ाम की तैयारी में जुटते हैं, पुरानी तैयारी ख़त्म। तो कहीं ना कहीं ये बज़ है जिसको लेकर युवा नाराज़ हैं। कानून व्यवस्था पर भाजपा के तर्कश का सबसे अचूक जो बाण है वो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना है, और महिलाएं इससे अछूती नहीं हैं। महिलाओं को लेकर ये यहाँ सकारात्मक असर देखने को मिलता है। भाजपा को लेकर इसका असर चुनाव में दिखेगा। क्या महिलाओं के सिर्फ क्या मुद्दे आपको जमीन पर नजर आए? महिलाएं कानून व्यवस्था सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, बट महिलाओं में जो वर्ग जैसे यूथ का है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, नौकरी ना आने के मुद्दे को लेकर के नाराज़ है। और जो मैं ज़मीन पर मैंने देखा ग्राउंड रिपोर्ट में, वहाँ पे ख़ास चीज़ ये है कि आप सिर्फ ये सोचते होगे कि नौकरी ना आने या बेरोजगारी को लेकर के यूथ नाराज़ है, बल्कि मैंने ये देखा कि यूथ के जो गार्जियन हैं उनमें भी इस चीज़ को लेकर के भी है कि उनका बेटा, उनकी बेटी इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उसको लेकर के उनमें परेशानी देखने को मिलती है। सर आपसे भी यही सवाल है, बेरोजगार और युवा महिलाएं क्या जमीन पर क्या समझते हैं? देखिए, ये मुद्दे असर तो करते ही हैं, बस देखने वाली बात होती है कि आखिर समय जब वोट करते हैं उस समय उनके इसके साथ ही और कौन से मुद्दे आ जाते हैं। नो डाउट कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रही है, इस पर चर्चा भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब वोटिंग करते समय बेरोजगारी ही मुद्दा रहता है या युवाओं के मन में कोई दूसरे मुद्दे भी आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। यही बात महिलाओं के साथ भी है। ये बात जब होती है युवाओं की तो हम सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं, महिलाओं का अलग रखते हैं। ये सही बात है कि जितना हमारे लड़के नौकरी के लिए परेशान हैं उतनी हमारी महिलाएं भी और जो युवतियां हैं वो भी परेशान हैं, तो वो उनके लिए भी ये मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण है। जी 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 सर, आपसे भी यही सवाल है, आपने क्या देखा ग्राउंड पर? देखिए गौरी, ये हमारे भारतीय समाज का, इसे दुर्भाग्य भी कहा जाएगा अगर आप महिलाओं की सवाल पर बात कर रही हैं, कि महिलाएं आज भी उनका एक स्वतंत्र वजूद उस तरह का नहीं बन पाया है जैसा दूसरे समाजों में है। हमारे यूपी का समाज हो या भारतीय समाज हो, महिलाओं के डिसीजन एकदम आज अपने परिवार पर निर्भर करते हैं। परिवार जिधर जा रहा होगा, चाहे वो जाति के आधार पर जा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी के आधार पर जा रहा हो, चाहे वो पेपर लीक के आधार पर जा रहा हो, जिस आधार पर पूरा परिवार यानी उस परिवार के पुरुष जा रहे होंगे, महिलाएं भी उस तरफ ही वोट करेंगी। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, जो वैचारिक रूप से नारीवादी आंदोलन या उस तरह के विचारों से प्रभावित हैं, वो अपना कोई स्वतंत्र निर्णय ले लें। लेकिन एक मेजॉरिटी महिलाओं की जो है, हम ये कहें कि उनका कोई स्वतंत्र वजूद है इस चुनाव में और वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले रही हैं, तो ये कहना बेमानी होगा और ये भारतीय समाज की सच्चाई को स्वीकार ना करने जैसा होगा। सर आपको भी यही लगता है कि सर की बात से आप बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। महिलाएं चर्चा तो कर रही हैं चुनावी चर्चा के दौरान, लेकिन वोट कैसे देंगी, किस आधार पे देंगी, ये उनका परिवार तय कर रहा है। और अधिकांश महिलाएं जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया, अधिकांश महिलाओं ने कहा अपने पति की तरफ इशारा करके, अपने ससुर की तरफ इशारा करके कि जैसा ये कहेंगे वैसा हम करेंगे। उनके बच्चे बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं और महिलाएं उनके घर में जो है वो कह रहे हैं कि जैसा हमारा परिवार कहेगा वैसा करेंगे। तो ये तो है, देखने में आ रहा है कि महिलाएं वोटिंग के समय क्या करती हैं, मुद्दे बता नहीं पा रही हैं, मुद्दे बता नहीं पा रही हैं। ये तो तय है। ये ग्रामीण स्तर की बात, ये ग्रामीण महिलाओं की बात। चलिए, तमाम समीकरण, तमाम चुनावी तपिश की जानकारी हमें इन वरिष्ठ पत्रकारों से मिली है। अपने अपने मुद्दे हैं और इस बार ये तो तय है कि कोई वेव, कोई लहर नहीं, जनता के अपने स्थानीय मुद्दे हैं, अपनी एक सोच है, अपना विचार है। अब असली फैसला तो 4 जून को ही मिलेगा कि किसमें कितना है दम। आप देखते रहें अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।